अभी रिसेंटली क्या हो रहा है ना कि जस्ट टू अर्न मनी मोर फिजियोथेरेपिस्ट मेरे को ऐसे बोलते वक्त बड़ा अजीब लग रहा है, बट माल प्रैक्टिस हो रही है जो टू बी ऑनेस्ट है। इसमें क्या है कि लाइक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लोग, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप इस पे कुछ बोलना चाहोगे? हमें भी बुरा लगता है ना जब कोई एमबीबीएस वाला आईएफटी यूएस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस किसी चीज में लिख देता है, तो बिकॉज हमें ये लगता है जब उन्हें नहीं पता जो हमने किया है तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। अब मैं, आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, मैं आपसे सिर्फ वही जानना चाहूंगी और सब लोग जानना चाहते हैं आप जिसके एक्सपर्ट है कि क्लिनिक सेटअप करने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है क्या क्या होनी चाहिए, कितना खर्चा लग जाता है क्लिनिक सेटअप करने में, उसको रन करने में। तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए। मैंने अपना जो क्लिनिक है बहुत छोटे से शुरू किया था। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है, यू हैव कॉन्फिडेंस ओवर योर सेल्फ, छोटा सा सेटअप करो, दैट विल ओनली कॉस्ट यू 1 लाख। 1 लाख में एक आप ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट होगी उसमें आपकी लोकेलिटी। फिजियोथेरेपी इज ऑल डिपेंड ऑन योर फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। एंड अगर आपकी फिजिकल नॉलेज अच्छी है, यू हैव अ वेरी गुड एनाटमी, यू हैव अ गुड बायोमैकेनिक्स, तो देयर इज नो नीड ऑफ टेंशन कि आपके पास अच्छी मशीन्स नहीं है, हाई क्वालिटी मशीन्स नहीं है। क्योंकि आपके पास ऐसे पेशेंट्स आएंगे जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन से ट्रीटमेंट करवा के आए हुए हैं लेकिन आपके हाथ से ठीक होकर जाएंगे, तो आपको कह के जाएंगे आपके हाथ में तो जादू है। बाकी रही वर्कशॉप्स की बात, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट स्टूडेंट सेम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 12th के बाद उन्हें बीपीटी ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। और एक और इसके साथ में बोल देना चाहूंगी, काफी लोग के पेरेंट्स रोक देते हैं, तो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उन्हें रोक देते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, आगे आपका फ्यूचर नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो मना करते हैं ना वो वही लोग करते होंगे उस चीज के जिसके बारे में वो नहीं जानते। कोई आपको डॉक्टर की डिग्री दे ना दे, कोई आपको डॉक्टर बोले ना बोले, जब पेशेंट आपको डॉक्टर बोलता है ना, यू विल बी अ डॉक्टर। देयर इज नो नीड ऑफ फिक्सिंग डॉक्टर ओवर देयर। या एग्जैक्टली किस टाइप के पेशेंट्स को फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं? जैसे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो जैसे मैं बात करूँ रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे लोग बोलते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कैसी कंडीशंस को टेक करते हैं, हमें पता ही नहीं है। राइट, जैसे कि मेरे से भी कई पेशेंट्स पूछते हैं क्या आप नी के पेन को ठीक करते हो, क्या आप कंधे में जो दर्द होता है उसे ठीक करते हो। एक लोगों को ना एक टर्म मिल गई sciatica, ठीक है, द फिक्स टर्म फॉर द sciatica कि मेरे को ना sciatica है। मैं उनसे पूछूंगी कैसे, आपको कैसे पता कि आपको sciatica? वो मेरे पैर में ऐसे पूरा नीचे तक जा रहा है दर्द, तो मैंने YouTube पे देखा था तो उसमें था कि ये sciatica है। कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलना चाहेंगे जो कॉलेज वालों को चेंज करने चाहिए? कैडेवर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, कैडेवर्स हर कॉलेज में। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल फिजियो एम। सो टुडे इज माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। ये जो पॉडकास्ट है सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी पे है, सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी पे है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये पॉडकास्ट ट्रस्ट मी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा। सो पॉडकास्ट पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे भी पॉडकास्ट और लाती रहूंगी। जितना बड़ा हमारा फैमिली होगा, जितना बड़ा हमारा चैनल होगा यूट्यूब का, जहां पे हम सारे के सारे फिजियोथेरेपिस्ट एक जगह खड़े रहेंगे, सो और भी जो हमारे न्यू गेस्ट आएंगे उनको मजा आएगा आप लोगों से बातें करने में। सो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में जो आप मुझसे पूछते हो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हो। सो आज आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। और आज मेरे पास बहुत स्पेशल गेस्ट है। शी इज रियली सो हार्ड वर्किंग वुमेन, शी इज रियली हार्ड वर्किंग वुमेन। शी इज द लीडिंग फीमेल physiotherapist here in New Delhi as far as I know. She is full of skills. She is really full of skills. She is so experienced. You want to know who is she? She is running her own clinic in physiotherapy. So let's welcome Dr. Savita Singh on our channel. She is one of the leading female physiotherapists nowadays in our physiotherapy world. So very much thank you, ma'am, for giving us your time. Most welcome. So first of all, I want to ask like very basic question that everyone wants to know: how you opt your career? Like Who told you to do physiotherapy? It was your decision to do? in which year you started? Okay, frankly speaking, no one told me about it, and I also don't know about the physiotherapy at first. When I want to do something, it was actually MBBS. मैं कभी फिजियोथेरेपी नहीं करना चाहती थी, although even I don't know कि फिजियोथेरेपी क्या है क्या नहीं है। मेरा ये लास्ट ऑप्शन था, जैसे सबका होता है, बट राइट नाउ आई फील लाइक काश ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन होता। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि नहीं नहीं ये मेरा ड्रीम था, बिकॉज सम पीपल डू दैट, और या फिर उनका सच में होता है, बट मेरा नहीं था। बट राइट नाउ ऐसा लगता है कि शायद यही था जो मैं चाहती थी, जो मुझे मिला। तो ये मेरे को मिला मेरे एंट्रेंस एग्जाम से।
वहां पे मेरे जो नंबर आए उसके थ्रू, एंड देन आई गॉट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सिर्फ हमारी 30 सीट्स होती है, नॉट 150 200, देयर आर लिमिटेड सीट्स, 30 सीट्स, और वहाँ पे नॉलेज के हिसाब से देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये है कि फिजियोथेरेपी जो है वो पहले अवेयरनेस नहीं थी, जो अभी अवेयरनेस है ना वो पहले नहीं थी, और अभी भी आई थिंक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है इन सो मेनी एरियाज, इन सो मेनी थिंग्स, इन सो मेनी फील्ड्स। Yes. दैट्स इट। Okay. So, ma'am, one of the basic question: in which year you started this course, and from which university? I started this course in 2016 and in Jhansi Bundelkhand University. I would let you know कि there are so many good colleges also, and that is the also good college Bundelkhand University. But I want everyone कि जब भी वो जिस भी कॉलेज में है वो उस कॉलेज को दोष ना दे, क्योंकि everyone is like हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है। मेरे को ये लगता है कि आप अच्छे हो तो आपका कॉलेज अच्छा है, you need to study well. Yes. ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन लर्न। आजकल यूट्यूब चैनल्स हैं, आपके पास बुक है, आपके पास तो जो सबसे बड़ा गुरु है वो आपकी किताब है। इफ यू हैव योर बुक्स तो आप पढ़ सकते हो। तो यू शुड नॉट ब्लेम योर कॉलेज, यू शुड नॉट ब्लेम योर टीचर्स, यू शुड ब्लेम ओनली योरसेल्फ। तो कॉलेजेस आर गुड, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट सेम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 12th के बाद उन्हें बीपीटी ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। और एक और इसके साथ में बोल देना चाहूंगी, काफी लोग के पेरेंट्स रोक देते हैं, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उन्हें रोक देते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, आगे आपका फ्यूचर नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को? देखो, जो मना करते हैं ना वो वही लोग करते होंगे उस चीज के लिए जिसके बारे में वो नहीं जानते। ठीक है, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, राइट? Yes, तो अगर बच्चों को ये करना है, ऑप्ट करना है फिजियोथेरेपी, दे नो अबाउट इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड टेल देयर पेरेंट्स एक्चुअली कि क्या है फिजियोथेरेपी, क्या है। जब तक उनको यही नहीं पता होगा फिजियोथेरेपी क्या है, तब तक वो अपने बच्चों को क्यों कहेंगे? क्योंकि उनकी जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो एमबीबीएस होगी ऑब्वियसली। अगर दे आर ऑप्टिंग फॉर फिजियोथेरेपी और उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ही एमबीबीएस होगी, नॉट फिजियोथेरेपी। तो क्यों उन्हें करना चाहिए, ये चीज उन्हें पता होनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज फिजियोथेरेपी एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपकी अच्छी अच्छी सर्जरीज को रोक सकता है। ठीक है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को, प्रोग्रेशन उनका रोक सकता है। क्योंकि देखो, कई चीजें होती है, हमें ये नहीं कहूंगी कि हम सर्जरी के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, नेवर एवर, वी वर्क विद देम ऑल्सो। ठीक है, बट हम कई चीजों को जो सर्जरी होने वाली है उनका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं, ऐसी कंडीशन को रोक सकते हैं जिससे उनको पेन होता है। ठीक है, किसी का रिहैबिलिटेशन में हेल्प होता है, एसीएल के बाद, सर्जरीज के बाद हेल्प होती है, सर्जरी से पहले हेल्प होती है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, बट आई एम टेलिंग यू कि वर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी, देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। यू विल फील जब आप फिजियोथेरेपी कर लोगे और जब आप पेशेंट ठीक करोगे ना, तो आपको एक जो अंदर से फील आएगी ना अच्छी वाली, जो आपके आगे पेशेंट आगे हाथ जोड़ेगा कि थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, तो एक गॉडेस वाली फीलिंग आती है। वो सिर्फ आपको इस प्रोफेशन में ही मिलती है, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो फिजियोथेरेपी हो। बिकॉज कोई आपको डॉक्टर की डिग्री दे ना दे, कोई आपको डॉक्टर बोले ना बोले, जब पेशेंट आपको डॉक्टर बोलता है ना, यू विल बी अ डॉक्टर। देयर इज नो नीड ऑफ फिक्सिंग डॉक्टर ओवर देयर। You have to work like a doctor, then only be a doctor. डॉक्टर की डिग्री लेने से डॉक्टर नहीं बन जाते। Exactly. ठीक है? Yeah, exactly. Next question related to this, as many of the people asking me this question multiple times, कि किस टाइप के पेशेंट्स को फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं। जैसे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो जैसे मैं बात करूँ रूरल एरियाज जो होते हैं, वहां पे लोग बोलते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कैसी कंडीशंस को ठीक करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। राइट, जैसे कि मेरे से भी कई पेशेंट्स पूछते हैं, क्या आप नी के पेन को ठीक करते हो? क्या आप कंधे में जो दर्द होता है उसे ठीक करते हो? एक लोगों को ना एक टर्म मिल गई है sciatica। ठीक है, द फिक्स टर्म फॉर द sciatica कि मेरे को ना sciatica है। मैं उनसे पूछूंगी कैसे, आपको कैसे पता कि आपको sciatica है? वो मेरे पैर में ऐसे पूरा नीचे तक जा रहा है दर्द, तो मैंने YouTube पे देखा था तो उसमें था कि ये sciatica है। तो एक तो सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि जितनी भी मसल्स और बोन से रिलेटेड डिसीजेस होती हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको हम करेक्ट करते हैं या हेल्प करते हैं उनके जो भी प्रॉब्लम की प्रोग्रेशन है उसको रोकने में। ठीक है, मैं अवेयरनेस में ये बताऊंगी कि जैसे आपको अगर किसी भी जॉइंट्स में पेन है, जिसको कि आप कह सकते हो कि घुटने में दर्द होना, एड़ी में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, कोई भी दर्द है वो इस जो आपका जा नहीं रहा, जिसे आप डिले कर रहे हो और उसकी वजह से आपका चलना, बैठना, उठना, सोना, हर चीज अफेक्ट हो रही है, आपकी नॉर्मल डेली एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, वो चीज करेक्ट करना। और आफ्टर सर्जरी, जैसे प्रेगनेंसी में, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद फिजियोथेरेपी लोग नहीं कराते हैं, उससे क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? कई बार अगर आपकी सर्जिकल प्रेगनेंसी हुई है, सॉरी,
अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है, जो डिलीवरी हुई है, वो आपकी सर्जिकल हुई है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं होता है और आपके लिम्ब को कट करना पड़ता है आफ्टर दैट, ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और ये काफी सर्जरीज के कॉम्प्लिकेशंस में आता है। तो ऐसे केसेस में आपको फिजियोथेरेपी नेसेसरी होती है। और प्रेगनेंसी के बाद आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो आपके आगे जाके पेल्विक फ्लोर्स में कोई डिसेबिलिटी ना है, लाइक ऐसे जॉइंट डिस्फंक्शन, पेल्विक डिस्फंक्शन, इन सबको कंट्रोल करती है फिजियोथेरेपी। लेकिन अवेयरनेस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अवेयरनेस दी नहीं जाती। ये अवेयरनेस कहाँ से शुरू हो सकती है? आपके अपने घर से शुरू हो सकती है, आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हो, जिस पेशेंट को देखते हो वहां से शुरू हो सकती है, आपके जो दोस्त हैं जो नॉन मेडिकल फील्ड से हैं वहां से हो सकती है। इट स्टार्ट फ्रॉम अस ओनली, ठीक है। तो रूरल एरियाज में भी एक अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए जो हॉस्पिटल्स करा सकते हैं, एनजीओज करा सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट विद गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें अवेयरनेस कैंप्स करा सकते हैं, जो हम भी करते हैं। यहाँ पे पार्क्स में फ्री अवेयरनेस कैंप करते हैं, फ्री कंसल्टेशन कैंप करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि कंसल्टेशन और फिजियोथेरेपी में होता क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसल्ट विद अ फिजियोथेरेपी रेदर देन एमबीबीएस डॉक्टर। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डॉक्टर, any doctor degree field, everything is important in their criteria, Yes. ठीक है। यस सो मैम, बेसिकली मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग का भी है सेम क्वेश्चन कि आप सब कुछ देख लोगे, आप गायनी भी देख लो, आप कार्डियो भी देख लो, आप ऑर्थो भी देख लो, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलना चाहते हैं, आप उनको क्या बोलोगे? आई फील जिसका काम उसी को साझे, ठीक है। लाइक आई एम अ स्पेशलाइज इन ऑर्थोपेडिक्स, आई वुड रिकमेंड कि मैं मोस्टली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स देखूं। इफ आई एम सेइंग पीडियाट्रिक और न्यूरोलॉजिस्ट, तो आई हैव माय जूनियर्स और आई हैव माय अदर टीम कलीग्स जिन्होंने एमपीटी उस फील्ड में करी हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस फील्ड में उतनी गहराई से पढ़ाई करी होती है, वो डीलिंग करना जानते हैं, उन्होंने वही पेशेंट ज्यादा देखे होते हैं। एक्सपीरियंस मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस मैटर इन विच फील्ड, लाइक practice make you perfect, right? But in which field, in which area, which criteria, like अगर मैं बुरी इंसान हूँ, मैं थीफ हूँ, तो मैं चोरी करना सीखूंगी ना ज्यादा अच्छे से। तो मैं ऑर्थोपेडिक में, तो मैं ऑर्थोपेडिक के केसेस ज्यादा अच्छे देखूंगी, तो जो पीडियाट्रिक है वो ज्यादा अच्छा देखेगा। तो आई डोंट बिलीव कि आपको सारे पेशेंट्स देखने चाहिए, यू शुड रिकमेंड अदर्स। तो उसी तरीके से आप अपनी फील्ड को ही ना बढ़ावा दोगे। इसी वजह से लोग ना पीड्स नहीं लेते हैं, न्यूरो नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कोई भी एक एमपीटी कर लो, उसी में हम सब देख लेंगे, ठीक है। अगर आप अपने दूसरे प्रोफेशंस को, दूसरे स्पेशलाइजेशंस को वैल्यू देने लग जाओगे ना, तो अपने आप उन चीजों की वैल्यू बढ़ जाएगी। हम खुद अपनी वैल्यू गिराते हैं, दिस इज द ओनली रीजन। और मैं सारे लोगों, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबको ये जानना है कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लगा सकते हैं। एज आप न्यू दिल्ली में हो और आप वन ऑफ द लीडिंग फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट मैंने बोला, और आप लिटरली हो, तो आप उस पर क्या बोलना चाहोगे? आप डॉक्टर लगा सकते हैं, अपना क्लिनिक रन करो, आपको इतना एक्सपीरियंस, आप अपना बताइए कितने साल से रन कर रहे हैं एज अ डॉक्टर। सो इज इट लाइक लीगल टू यूज डॉक्टर as a physiotherapist? Yes, it is legal to use a doctor. Actually, we don't have right now a big medical council, but जो अभी हमारे पास काउंसिल है, that is Indian Association of Physiotherapy, जिसपे हम बेस रहते हैं। और I am from Delhi, तो हमारी DCPT OT काउंसिल होती है जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमारी जो IEP काउंसिल होती है वो हमें एक सर्टिफिकेट बना के देती है, जिसमें हमारे नाम के आगे मेंशन होता है डॉक्टर सविता सिंह एंड ब्रैकेट में PT, की व्हाट वी आर इन स्पेशलाइज, वी आर फिजियोथेरेपिस्ट, सो दैट अदर जो लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो। मेरा मानना है डॉक्टर लगा है नाम के आगे, नहीं लगा है, यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क, ठीक है। आपने डॉक्टर डिग्री की पढ़ाई करी है 4.5-5 साल की, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब हमारी काउंसिल बनेगी, हमारे वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हमें डॉक्टर डिग्री का मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन वो कब मिलेगा? जब हम अपने जो हमारा प्रोफेशन है उसको हम खुद वैल्यू देंगे ना, तब मिलेगा। जब हम अपने प्रोफेशन को खुद वैल्यू नहीं देंगे, हम उसे अनप्रोफेशनली काम करेंगे, माल प्रैक्टिसेस करेंगे, लोग डिप्लोमा करके फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं, है ना, तो ये चीजें गलत हैं। अगर आपने डिप्लोमा करके फिजियोथेरेपी कर रहे हो, सो यू आर नॉट डॉक्टर, यू आर अ डिप्लोमेटिक डॉक्टर, ठीक है। तो IAP ने आपको अलाउड किया हुआ है टू मेंशन डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम, ठीक है। तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओगे, लेकिन ब्रैकेट में यू शुड मेंशन यू आर PT, यू आर फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है। तो आप इलीगल कोई काम नहीं कर रहे। इफ यू आर समवन, आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, यू कैन शो दैट टू दोज पीपल, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी जो काउंसिल है वो वही है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन डिग्री होती है हमारी, वो हमारी 4.5 साल की होती है। होपफुली इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन 5 years, दैट इज टोटली इक्वल विद द डॉक्टर डिग्री, ठीक है।
मेन थिंग जो डॉक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट होता है, एक फिजियोथेरेपी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो डॉक्टर जैसा काम करना इम्पोर्टेंट होता है अपनी डिग्री के साथ। ये नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर बन Agreed. के दिखा रहे हो, Agreed. यू हैव टू वर्क विद योर डॉक्टर डिग्री। ठीक है, डॉक्टर की डिग्री है, उसके साथ आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ आप डॉक्टर, आपको खुद भी फील होना चाहिए। आपके पास फेक डिग्रीज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव फेक डिग्रीज, आई वोंट रिकमेंड दैट थिंग ऑल्सो। और कभी कंपेयर नहीं करो अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर्स के साथ। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, किसी भी डॉक्टर्स के साथ बल्कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। दे हैव देयर ओन डिग्निटी, उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी चीजें अलग से करी है। ठीक है, उनकी वैल्यू अलग है। आई थिंक उनकी वैल्यू अलग है, हमारी वैल्यू अलग है। डोंट कंपेयर देमसेल्फ विद योरसेल्फ। ये जो कंपेयरिंग चल रही है ये नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, हमारी अपनी इंपॉर्टेंस है। हमें उनके साथ काम करना चाहिए, उनके अगेंस्ट में काम नहीं करना चाहिए। एग्रीड एग्रीड। मैम अपने बारे में थोड़ा और बताइए, लाइक सबको जानना है आपके बारे में। आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए इस प्रोफेशन में? या मुझे 3 साल हो गए अपना क्लिनिक खोले हुए। उससे पहले मैंने सर गंगा राम हॉस्पिटल में काम किया था। आई हैव डन इंटर्नशिप ओवर देयर एंड मैंने क्लिनिक में भी काम किया था। आई वोंट मेंशन दैट क्लिनिक नेम बिकॉज आई डोंट थिंक एक्सपोजिंग दैट क्लिनिक, एंड इट्स अ वेरी गुड क्लिनिक। I have learned a lot of things in clinic, in hospital, and I feel कि किसी भी क्लिनिक को ओपन करने से पहले आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए so that you can मैनेज। एक मैनेजमेंट विद द इवन पेशेंट, नॉट क्लिनिक मैनेजमेंट। मैं कहूंगी एक पेशेंट के साथ आपकी क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किस तरीके से आप पेशेंट को डील करोगे, वो आप सीखते हो अपने एक्सपीरियंस से, राइट? तो मेरा मानना ये कि एटलीस्ट मिनिमम 2 ईयर का एक आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस या हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे क्या होता है, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस से आपको ये होता है कि आप बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखते हो। ठीक है, क्लिनिक का एक्सपीरियंस से क्या होता है, आपको डीलिंग आती है पेशेंट्स के साथ कि उनको कैसे आप चीजें समझाओगे, अवेयर करोगे, राइट? Exactly. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एंड माई क्लिनिक इज रनिंग सिंस 3 years। मैं 3 साल में ये सीख पाई हूँ कि क्लिनिक रन करना इज नॉट अ बिग डील। यस, पेशेंट्स को दिल से ठीक करना इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एग्रीड। ठीक है, जितनी जल्दी आप पेशेंट ठीक कर सकते हो। और इन 3 सालों में हमने जो चेंजेस करे हैं वो ये कि हमने पेशेंट के डाटा बनाना शुरू करा। ठीक है, जो हम नहीं बनाते थे और मैंने कई क्लिनिक्स में नहीं देखा। जो मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करी है वो ये है कि हमारे पास हर एक पेशेंट का डाटा होता है। एवरी डे जो हम उनको इम्प्रूवमेंट या एक्सरसाइज या जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो उसमें मेंशन होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, वी कैन वर्क ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो सिर्फ यूएस में या बाहर के देशों में होती है, इंडिया में नहीं होती है। वाई एविडेंस प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट? कि कल को हमने किसी पेशेंट को कुछ चीज कराई है, वो उसको नुकसान कर गई, तो वी शुड अवेयर ऑफ इट कि कोई हमारे पास सेम काइंड ऑफ पेशेंट आ रहा है तो उसको हमें वो चीज नहीं करानी है। ऑल्दो हमें हमेशा एक अच्छा सा असेसमेंट करना चाहिए बिकॉज नॉट एवरीवन इज सेम, सो नॉट एवरीवन प्रॉब्लम इज सेम, नॉट एवरीवन ट्रीटमेंट इज सेम। ठीक है, लेकिन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से बहुत हेल्प होती है क्योंकि हमारी मोस्टली रिसर्च ही बेस्ड होती है केस स्टडीज पे, एविडेंसेस पे। ठीक है, तो अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसके लिए आर्टिकल रिसर्चेस भी करने पड़ेंगे। तो जब भी हमारे पास जो भी कोई पेशेंट आता है, मेरे पास जितने भी टीम मेंबर्स हैं मैं उनमें वो बांटती हूँ। मैं उनको ये भी कहती हूँ ये आपका केस स्टडी है, यू हैव टू लर्न अबाउट इट। तो आप उतने अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो पेशेंट का। डोंट डिपेंड ऑन मशीन्स अ लॉट। ठीक है, फिजियोथेरेपी का मतलब या फिजिकल थेरेपी का मतलब ही क्या होता है, फिजिकली वर्क करना। ट्रीटमेंट जो है वो फिजिकली होना चाहिए, हाथों से होना चाहिए। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रोथेरेपी है वो हमारी फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है बस। नॉट, इट्स नॉट ऑल फिजियोथेरेपी जो मोस्टली लोग कह देते हैं, कर देते हैं। एक और मैम मेजर क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन जो सब लोगों को जानना है, सबकी डिमांड है कि स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से बीपीटी करना चाहिए? देखो, आई बिलीव कि कॉलेज कोई भी हो, बिकॉज जब गवर्नमेंट में सीट नहीं बचेगी तो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सी चीज है कि बच्चे प्राइवेट कॉलेज को ऑप्ट करेंगे, राइट? जहां पे आप एक तो आपको पहली बात रिसर्च करनी चाहिए कि विच कॉलेज इज गुड। अगर आपके कोई नोन में है, आप उनसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्या अच्छा क्राइटेरिया है, कितनी अच्छे से पढ़ाई होती है। ठीक है, आपको वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज फिजियोथेरेपी इज ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारे जो हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यू शुड आस्क योर नेबरहुड्स और जो भी आपके कलीग्स हैं जो जानने वाले हैं उनसे पूछो।
अगर आपको उसके बाद भी नहीं पता चलता है तो आई वुड रिकमेंड आपको जो भी कॉलेज मिलता है उसमें जाओ, लेकिन अगर आपको दिल से फिजियोथेरेपी करनी है, यू वांट टू बिकम अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, ओनली देन इट विल बी गुड। चाहे आप कोई भी कॉलेज से कर लोगे, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लोगे, चाहे प्राइवेट कॉलेज से कर लोगे, कोई फायदा नहीं होगा अगर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। कोई भी काम तभी सक्सेसफुल होता है जब आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो। एज वी आर इंटरेस्टेड राइट नाउ फॉर डूइंग अ पॉडकास्ट, है ना, Yes, ma'am, तो होपफुली इट exactly. विल बी सक्सेसफुल। या एग्जैक्टली मैम, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका एक फ्रिक्वेंटली लाइक मेरे को लगता है रीजन बीपीटी ऑप्ट करने का कि जस्ट उन्हें नेम के आगे डॉक्टर चाहिए, बिकॉज काफी लोग मेरे से सवाल भी कर रहे हैं कि बीपीटी के आगे डॉक्टर लग सकता है, तो इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि हम इस फील्ड में जाए। कोई इस पे काम नहीं कर रहा हाउ टू बी अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, हाउ टू चूज अ गुड कॉलेज टू बिकम अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। एवरीवन इज लाइक किसी में भी मिल जाए, बस नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है। देखो पता है क्या है, हमारी सोसाइटी इज ऑल बेस्ड ऑन डॉक्टर बनेगा हमारा बच्चा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यू नो, तो ये चीजें ना बच्चों के दिमाग में भर दी जाती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो वो कोई भी प्रोफेशन इसलिए ऑप्ट करना चाहते हैं कि उससे उनका नाम होगा, ठीक है। बट मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, आपका नाम आपकी डिग्री से नहीं होता। डिग्री लेके बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, आपके पास आपकी सही डिग्री होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपका काम भी उतना ही सही होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग फिजियोथेरेपी फॉर द सेक ऑफ डॉक्टर, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। द मेन थिंग, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप अंदर से लेके बाहर तक डॉक्टर बनो, ठीक है। मैम, कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलना चाहेंगे जो कॉलेज वालों को लाइक चेंज करनी चाहिए, लाइक आपको अपने टाइम पे ऐसा फील हुआ था कि ये चीजों की कमी है, काश अब ये इम्प्लीमेंट हो जाए? एग्जैक्टली मेरे टाइम पे जो मुझे फील हुआ था, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि फोकस ऑन एवरी स्टूडेंट। एक तो फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, द बिग थिंग, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है हर प्रोफेशन में, हर कॉलेज में, हर चीज में मिलता है। सेकेंड थिंग कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है ना, वो बहुत कम होती है हमारे वहाँ पे, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि हर कॉलेजेस में ना, जैसे स्टार्टिंग से ही रिसर्च बेस्ड चीजें बच्चों को सिखाई जाए। आर्टिकल्स कैसे सर्च करते हैं, कैसे आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंस है उन चीजों की, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे होनी चाहिए, पेशेंस दिखाने चाहिए, पेशेंस पे वर्क करवाना चाहिए। नहीं उनको डायरेक्टली तो हैंड्स ऑन गाइडेंस के अंदर करवाओ, लेकिन करवाओ जरूर। कैडेवर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, कैडेवर्स हर कॉलेज में नहीं दिखाए जाते हैं। कैडेवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी में? ताकि मसल फाइबर ओरिएंटेशन क्या होती है, ओरिजिन इंसर्शन कैसे होता है, किसके नीचे से कौन सी नर्व जाती है, जो आप एक बुक से पढ़ते हो ना, वो जितना आप प्रैक्टिकली देख के पढ़ोगे, देख के समझोगे, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो आई वांट कि हर कॉलेज में ये चीजें ध्यान दी जाए कि बच्चों को ना प्रैक्टिकली चीजों पे ज्यादा ध्यान दी जाए, कि ये चीजें उन्हें पता हो कि हाँ ऐसे हो रही है। सारी गलतियां बच्चों की है, सारी गलती प्रोफेसर्स की नहीं होती है, आई एक्सेप्ट, लेकिन आप लोगों को एक साथ वर्क करना पड़ेगा। जब तक हमारे सीनियर्स, हमारे प्रोफेसर्स इस फिजियोथेरेपी जो फील्ड है इस पे फोकस नहीं करेंगे ना, तब तक इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। मैं अभी भी कह रही हूँ, ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमारी वजह से इसकी वैल्यू नहीं है। हम ही को इसकी वैल्यू बढ़ानी है, एंड वी हैव टू फोकस ऑन इट, प्लीज। एग्जैक्टली मैम। सो मैम, नेक्स्ट चीज जो है वो बच्चे पूछ रहे हैं कि स्कोप क्या है, लाइक हर किसी को जानना है, पेरेंट्स को जानना है, स्टूडेंट्स को जानना है, इवन दो अदर जो रिलेटिव्स वगैरह है, हर किसी को जानना है कि भाई तुम्हारा बेटा कितना कमा रहा है अगर इस प्रोफेशन में है तो मैम आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि लाइक कितना है गवर्नमेंट सेक्टर में फिजियोथेरेपी का, लाइक सैलरी कितना है फिजियोथेरेपिस्ट का, प्राइवेट सेक्टर में कितना है? स्कोप पे पहले अगर हम बात करें तो स्कोप कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इंडिया में, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि नहीं है इतना अच्छा स्कोप। और वही मैंने बताया क्यों नहीं है, उसका रीजन हम हैं, हमारे अंदर ही है सारे आंसर्स, यू नो। दूसरों को ब्लेम करने से पहले हमें खुद को करना चाहिए। जैसे हमारे सीनियर्स हैं, हमें ब्लेम करेंगे तो हमें क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आती है ये चीजें। वी हैव टू फोकस ऑन अस ना, हम यहाँ पे इतने पैसे दे रहे हैं, हम रेगुलर आ रहे हैं, क्यों नहीं आता हमें ये चीज। आपसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज वो उतना फोकस ही नहीं करते हैं। ये फ्रैंकली ये है ऐसा इशू कि नहीं होता फोकस। ये चीजें प्रोफेसर एक्सेप्ट करें या ना करें, ये चीजें हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसका स्कोप क्यों नहीं, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस लोगों तक भी नहीं है, इसलिए लोग ऑप्ट नहीं करते फिजियोथेरेपी के लिए। हर इंसान एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन के अगेंस्ट में। एथिक्स में हमारे ये कहा गया है कि किसी भी प्रोफेशन के अगेंस्ट में आपको काम नहीं करना है, बट मैं देखती हूँ कि हर कोई एक दूसरे के प्रोफेशन के अगेंस्ट काम करता है। तो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें अपने प्रोफेशन की खुद वैल्यू बढ़ानी है, तो हमें उतने अच्छे से उसकी पढ़ाई करनी है, उतना अच्छा ट्रीटमेंट करना है, उतनी अच्छी अवेयरनेस करनी है। बच्चों के अंदर अवेयरनेस, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस,
अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सेकंड थिंग, मेडिकल काउंसिल हमारी होनी चाहिए, जो नहीं है। ये गवर्नमेंट को और हम सबको इस चीज के लिए बहुत फोकस करना चाहिए। अगर हमारी काउंसिल होगी तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा हमारी सैलरी पे, हमारी पढ़ाई पे, इन एवरीथिंग। ठीक है, अब जैसे कि अब हम सैलरी पे आए तो फ्रेंकली स्पीकिंग प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अच्छी सैलरी नहीं होती। इट स्टार्ट फ्रॉम द 15,000। गवर्नमेंट में होती है, अगर 50,000 से शुरू भी होती है तो वहाँ सीट्स कम होती है। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने क्लिनिक ओपन करा भी है तो अभी मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, Right. तो आई एम नॉट एबल टू गिव अ गुड अपॉर्चुनिटी और गुड सैलरी टू माय जूनियर्स और द कलीग्स। ठीक है, Right. तो क्या होगा, उससे भी उनके मन में होगा यार मैंने इतनी मेहनत करी, 5 साल की पढ़ाई, 2 साल की मास्टर्स, इतना करने के बाद क्या मैं 15-20 हजार रुपए ऑप्ट करने के लिए करता हूँ? नहीं ना। तो द थिंग इज कि हमारी वैल्यू कम ही इसी वजह से है क्योंकि हम इस चीज के लिए इतने ऑप्टेबल नहीं है। ठीक है, क्लिनिक ओपन करना इज नॉट अ बिग डील। मेन चीज ये होती है आप कितने अच्छे से उसे हैंडल करते हो, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हैंडल करने के साथ साथ यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फिजियोथेरेपी। ठीक है, एंड सैलरी जो है वो आपकी स्किल्स पे बेस्ड होती है। जब तक इस चीज की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, स्किल्स नहीं बढ़ेंगी, आप सिर्फ इलेक्ट्रोथेरेपी पे नहीं रहोगे, तब जाके आपकी फिजियोथेरेपी की वैल्यू बढ़ेगी और सैलरी भी बढ़ेगी। तो हम सैलरी से रिलेटेड ही है, काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट है, लाइक इश्यूज रहते हैं, इवन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ भी सेम है। बट मैं ये पूछना चाहूंगी जस्ट फॉर स्टूडेंट्स कि वो लोग क्या करते हैं, थर्ड ईयर से होम विजिट्स लेने स्टार्ट कर देते हैं या फिर अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज उन्हें पैसे अर्न करने हैं। सो उन पे आप क्या बोलना चाहोगे? पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लाइक नॉलेज के पीछे कोई नहीं जाना चाहता। एवरीवन वांट्स होम विजिट मिल जाए, पैसा मिल जाए, थर्ड ईयर से ही मिल जाए सब कुछ। आई एग्री विद दैट, एंड मैं ये भी कहूंगी कि जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं हो जाती है, पूरी आप यू कैन गो फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस, सीखने के लिए आप थर्ड ईयर से जा सकते हो। बट आई बिलीव जब तक आपका 4 ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर आप 4th ईयर के एंड पे लाइक या फिर आपके 4 ईयर के हाफ एंड पे भी नहीं आ जाते, तब आप मत शुरू करो, क्योंकि 4 ईयर के हाफ एंड पे आने का भी मतलब है कि यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज। बट मेरा मानना है जब तक आपकी फिजियोथेरेपी कंप्लीट नहीं हो जाती, डोंट गो फॉर एनी मनी बेस्ड थेरेपीज, मनी बेस्ड प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर आप सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर से ही शुरू कर देते हो तो यू आर नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट, यू आर अ डिप्लोमा मेड पर्सन, राइट? तो यू आर डिप्लोमेटिक इन दीज थिंग्स। तो इस चीज पे आपको वर्क करना है कि आपको डिप्लोमा बेस्ड थेरेपिस्ट बनना है या फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बेस्ड फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, जिसने 4.5 साल की मेहनत करके वो चीज करी है। और लोग क्यों करते हैं उसके पीछे भी एक रीजन है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आफ्टर फिजियोथेरेपी हाउ मच वी अर्न, बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड अर्निंग्स फ्रॉम थर्ड ईयर। एंड मैं कह रही हूँ ना, जो भी हमारी फील्ड में प्रॉब्लम्स है ना, इट इज विद इन अस। पूरी प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जब वो चीजें सॉल्व आउट होने लग जाएंगी तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। और उन्हीं 3rd 4th ईयर वाले बच्चों की वजह से जो 200 300 400 और 500 में काम करते हैं, उसी की वजह से जो लोग 5 साल की पढ़ाई करने के बाद और मास्टर्स करने के बाद होम बेस्ड फिजियोथेरेपी के लिए कॉल करते हैं, उनके पास कॉल आता है, दे सेड 1500 या 1000 फॉर दैट, बिकॉज दे हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, और वो उस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करेंगे। बट जो 3rd 4th ईयर से ट्रीट करना शुरू करते हैं, वो दे हैव सम फ्रीक्वेंट काइंड ऑफ नॉलेज, दे हैव डन सम मैचविटी फ्रॉम समवेयर एल्स एंड समथिंग काइंड ऑफ दैट, और उसके बेसिस पे वो ट्रीटमेंट करते हैं। उससे वो 200-300 में ट्रीटमेंट करते थे, बिकॉज दे नीड सम काइंड ऑफ मनी, जो कितनी भी है उन्हें मिल जाए। लेकिन जिसने जस्ट इमेजिन, जिसने 5 साल की पढ़ाई करी है, 2 साल की पढ़ाई करी है, वो तो ये सोचेगा ना वो अच्छा ट्रीटमेंट देगा जितना उसने पढ़ा है, और उसी हिसाब से वो अर्न भी मांगेगा, राइट? तो यहाँ पे ना कुछ चीजें आती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं, फिर हमें ये लगता है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, ये चीजें हम ही से हो रही हैं। और आज अगर आप 3rd और 4th ईयर से ये चीजें शुरू कर दोगे, बिलीव मी, यही चीजें आपको आगे जाके प्रॉब्लम देगी। डोंट डू दिस। एग्जैक्टली। हम प्रैक्टिस की बात करें, सो किस ईयर्स, लाइक नॉर्मल प्रैक्टिस अगर किसी को सीखने जा रहे हैं, बिकॉज काफी लोग का ये इशू है और काफी स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे हैं कि हमारे कॉलेज में नहीं सिखा रहे, हमारी यूनिवर्सिटी में सिखा नहीं रहे, हमारा कॉलेज हॉस्पिटल से एफिलिएटेड नहीं है, तो हमें कुछ नहीं आता। 3rd 4th ईयर तक के बच्चे मैंने कुछ ऐसे देखे जिससे बात की, दे आर टोटली ब्लैंक, उन्हें चीजें नहीं पता है। तो उन्हें किस ईयर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए? जो नॉर्मल ऑब्जर्वरशिप बोल सकते हैं, तो किस ईयर से उन्हें जाना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? या एग्जैक्टली, मैं जहां तक जानती हूँ कॉलेजेस में वैसे 3rd ईयर से ना पोस्टिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो हॉस्पिटल पोस्टिंग्स होती हैं बस। बट मैं ये भी चाहूंगी कि हॉस्पिटल पोस्टिंग के साथ साथ क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, कॉलेजेस वाले क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए अलाउड नहीं करते हैं, बट आई बिलीव क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी होनी चाहिए और हॉस्पिटल पोस्टिंग्स भी होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, ताकि हम दोनों चीजों को डील करना सीखें, बिकॉज इन आवर फ्यूचर इट विल बी यूजफुल फॉर अस, राइट?
एक और मेजर शुरुआत सॉरी टू बिल्कुल 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 शुरुआत होनी चाहिए आपकी थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर के 2-3 एक सेमेस्टर होने के बाद से या 2 सेमेस्टर होने के बाद से यू कैन स्टार्ट विद दैट। ग्रेट ग्रेट। एक मेजर क्वेश्चन जो हर किसी को जानना है, लाइक हर किसी की जुबान पे, कि बीपीटी करने के बाद में क्या आप डायरेक्ट क्लिनिक ओपन कर सकते हो अगर आपको लाइक फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, या फिर आपको कुछ टाइम एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है, अपनी मास्टर्स करने की जरूरत है, मास्टर्स को प्रायोरिटी दे, या डायरेक्ट सिर्फ अपना क्लिनिक ओपन करके बैठ जाए? क्लिनिक ओपन करना और नहीं करना ये उनकी अपनी चॉइस है आफ्टर जस्ट कंप्लीशन ऑफ फिजियोथेरेपी। लेकिन इफ यू हैव बैचलर आफ्टर बैचलर्स मास्टर डिग्री होगी या फिर एक्सपीरियंस होगा ना आफ्टर बैचलर्स, तो उससे ये फायदा होता है कि जब आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको ये होगा कि हाँ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, आप स्पेशलाइज्ड हो किसी चीज में, तो उससे क्या होगा, उसका ना ट्रस्ट आप पे डेवलप हो जाएगा, एक पहले से ही बिल्डअप हो जाएगा। Right. ठीक है, और उतना ही अच्छा आप असेसमेंट कर पाओगे बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सम एक्सपीरियंस, यू ऑलरेडी हैव सम स्पेशलाइजेशन ओवर दैट एरिया। तो इससे बस ये फायदे होते हैं, बाकी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर ऐसा करोगे तो ये आप ही के लिए अच्छा है, नहीं करोगे तो वो आप ही के लिए है, फिर जो भी है उसके रिजल्ट्स आपके आगे आएंगे। मैम आई वांट टू ऐड ऑन वन स्मॉल थिंग आल्सो, एग्जैक्टली कि एमपीटी के साथ साथ भी क्लिनिक रन कर रहे हैं लोग, तो उस पे क्या है? देखो ऑब्वियसली अगर आप 2 नाव में पैर रखोगे तो गिरोगे जरूर, डूबोगे जरूर, ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं करना ही अच्छा होता है। ये आप ही के लिए नुकसान होगा क्योंकि ना ही आपको उसकी पूरा ज्ञान मिलेगा, ना ही आपको आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस का पूरा ज्ञान मिलेगा, और आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं आपको ले डूबता है। ठीक है, दैट्स इट, यही मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है ना कि जस्ट टू अर्न मनी मोर, फिजियोथेरेपिस्ट, मेरे को ऐसा बोलते वक्त बड़ा अजीब लग रहा है बट माल प्रैक्टिस हो रही है जो टू बी ऑनेस्ट है। इस पे क्या है कि लाइक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लोग, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप इस पे कुछ बोलना चाहोगे जो कमिंग फिजियोथेरेपिस्ट है उनके लिए भी, जो आने वाले हैं? एग्जैक्टली, देखो हमें भी बुरा लगता है ना जब कोई एमबीबीएस वाला आईएफटी यूएस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस किसी चीज में लिख देता है, तो बिकॉज हमें ये लगता है जब उन्हें नहीं पता जो हमने किया है तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए, तो हमें भी मेडिकेशंस नहीं लिखनी चाहिए, वरना फिर हमारी स्पेशलाइजेशन है ही क्या? हमारी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है कि हम विदाउट मेडिसिन विदाउट सर्जरी पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। तो इफ यू आर गिविंग मेडिकेशंस तो यू आर नॉट अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। प्लीज डोंट गिव एनी मेडिकेशंस टू योर पेशेंट्स, जिसका काम है उसको करने दो, इससे आपकी खुद की वैल्यू और बढ़ेगी। ठीक है, दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट मैम। अब मैं, आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, मैं आपसे सिर्फ वही जानना चाहूंगी और सब लोग जानना चाहते हैं आप जिसके एक्सपर्ट है, कि क्लिनिक सेटअप करने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है क्या क्या होनी चाहिए, कितना खर्चा लग जाता है क्लिनिक सेटअप करने में, उसको रन करने में, तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए कुछ। सी, मैंने अपना जो क्लिनिक है बहुत छोटे से शुरू किया था, एंड आई बिलीव कि एकदम से जंप ऑफ नहीं करना चाहिए, एंड इफ यू आर नॉट विद अ गुड सपोर्टिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड यू शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हो, बहुत बड़े बड़े अच्छे बेड हो क्वालिटी वाइज, यू जस्ट हैव अ क्वालिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, एंड यू नो अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है, यू हैव कॉन्फिडेंस ओवर योर सेल्फ, छोटा सा सेटअप करो, दैट विल ओनली कॉस्ट यू 1 लाख। 1 लाख में एक आप ऐसी, सबसे इंपॉर्टेंट होगी उसमें आपकी लोकेलिटी, आपकी क्या लोकेलिटी है, एरिया क्या है, उस एरिया में भले ही आप एक बेड रखो लेकिन एक्सरसाइज एरिया होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे में है एक्सरसाइज, जितनी अच्छी एक्सरसाइज कराओगे, एक करेक्टिव एक्सरसाइजेस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, उतना अच्छा पेशेंट ठीक होगा। फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी इज ऑल डिपेंड ऑन योर फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड अगर आपकी फिजिकल नॉलेज अच्छी है, यू हैव अ वेरी गुड एनाटमी, यू हैव अ गुड बायोमैकेनिक्स, तो देयर इज नो नीड ऑफ टेंशन कि आपके पास अच्छी मशीन्स नहीं है, हाई क्वालिटी मशीन्स नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसे पेशेंट्स आएंगे जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन से ट्रीटमेंट करवा के आए हुए हैं लेकिन आपके हाथ से ठीक होकर जाएंगे, तो आपको ये कह के जाएंगे आपके हाथ में तो जादू है। मैम एक एक्सपीरियंस हो जाए इसी बात पे आपका कोई, जो आपको मतलब लगता है कि हाँ बहुत बड़ी चीज है अचीव करना। सी, मेरे पास एक ऐसी पेशेंट आई थी जिनका L5 S1 पे एंटीरियर लिस्थेसिस था, वो भी ग्रेड 3। शी कांट स्टैंड और सेट, और वो सीढ़ियों पे से बैठ के आते थे, और ऐसे काफी अब तो बहुत सारे केसेस हो गए, लेकिन एट दैट टाइम जब मैंने क्लिनिक ओपन किया था तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशलाइज केस था, क्योंकि वो मैंने ओपन किया है और उसके 3 मंथ्स बाद वो पेशेंट आए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब वो खुद से चल के जाने लगे, उन्हें व्हीलचेयर की जरूरत नहीं पड़ी,
मेरे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई फिजियोथेरेपी में कुछ तो ताकत है। एंड राइट नाउ आई एम हैविंग अ पेशेंट जो 3 साल से मेरे पास आ रही है। उस बच्चे को स्पाइना बाइफिडा कल्टा था, ऑपरेशन हुआ और उसका पूरा एक पैर पैरालाइज्ड हो गया। देयर वाज नो मूवमेंट। वो अभी भी आती है एंड वी हैव सो मेनी वीडियोस रिलेटेड टू दैट। और ऐसे ही काफी सारे पेशेंट के भी वीडियोस है कि जिनको इतनी बुरी बुरी कंडीशन थी, स्टिल दे गेट रिकवर्ड फ्रॉम दैट। लोग चंडीगढ़ से, मध्य प्रदेश से, कहाँ कहाँ से आते हैं जस्ट बिकॉज टू गेट ट्रीटेड। ठीक है। एंड जो स्पाइना बाइफिडा वाली बच्ची थी, अब उसका नी तक मोटर और सेंसरी रिस्पॉन्स आ चुका है। तो दैट्स ग्रेट। आई एम नॉट द वन हु डज द ट्रीटमेंट फॉर द पीडियाट्रिक। एक्चुअली दे कैन अफोर्ड इट, दे कैन गो ओवर इट। तो मैंने अपने साथ एक जूनियर रखी जो पीडियाट्रिक में कर रही थी स्पेशलाइजेशन, उसकी हो ही गई थी इंटर्नशिप। ठीक है। तो शी हेल्प मी अलॉट। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी, उसने मुझे गाइड किया, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, क्योंकि वो उतनी दूर नहीं जा सकते थे एंड दे कैन ऑल्सो अफोर्ड टू गो ओवर देयर। तो हम सब ने टीम वर्क करके उस पर वर्क किया और नाउ शी इज टोटली गुड। उसका नी तक इम्प्रूवमेंट आ चुका है, वो किक्स करती है, थोड़ा सा सपोर्ट के साथ पैर पे सपोर्ट भी डालती है। तो जहाँ पे कहते हैं ना उम्मीद नहीं थी, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो फिर हम पहले हमें उम्मीद नहीं थी, सच बोलो तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जीरो से हम उम्मीद पे आए और फिर उम्मीद से अब वो धीरे धीरे चलने लग गया। तो देयर इज अ बिग डील फॉर दैट। रियली रियली। सो मैम बेसिक लाइक कुछ मोडालिटीज बताना चाहेंगे जो एज अ लाइक न्यू प्रैक्टिशनर आपके पास होनी चाहिए, बेसिक कुछ चीजें जो कि सबको पता है। फैंसी नहीं, लाइक बहुत सारे लोग फैंसी के लिए भाग रहे हैं। यू कैन गो फॉर जस्ट फैंसी में सिर्फ आपकी नॉलेज फैंसी होनी चाहिए। ठीक है। एंड वो फैंसी नॉलेज क्या है, आपकी एनाटमी वाली बुक और बायोमैकेनिक्स वाली बुक। कोई वो कायरोप्रैक्टिक की, ऑस्टियोपैथी की बुक कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो आपको इंपॉर्टेंस होनी चाहिए वो आपकी एनाटमी की और बायोमैकेनिक्स की बुक होनी चाहिए। डोंट गो फॉर कपिंग थेरेपी, बहुत एडवांस स्किल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं होगा ना, तो ऊपर जो बनाओगे वो गिर जाएगा। तो बेस स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और फिर अभी जो आपने पूछा कि मशीन्स का, ठीक है, तो मशीन्स में नॉर्मल कोई भी अच्छी, लेकिन उसमें भी अच्छी मशीन होनी चाहिए जिसका, जैसे ये नहीं कि आपने बहुत सस्ती 1-2 हजार वाली मशीन ले ली। IFT, EMS, US की भी अच्छी मशीन लो, एक ही मशीन लो, लेकिन कम से कम ऐसी लो जो 15-20 हजार की और अच्छी मशीन हो। ठीक है। ये नहीं कि आपने 1-2 हजार वाली ले ली, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं, फिर आपको उसके रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। और जो इलेक्ट्रोथेरेपी होती है वो बस जो आपका सीवियर पेन होता है ना उसको कम करने के लिए होता है। यू नो व्हाट योर इलेक्ट्रोथेरेपी वर्क्स ऑन, पेन गेट थ्योरी। ठीक है। दैट्स इट। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो आपका क्लिनिक रन करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपकी मैनेजमेंट है विद द पेशेंट। ठीक है। आप अपने क्लिनिक को कैसे मैनेज करते हो, पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बस। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप पूछ सकते हो। राइट, एग्जैक्टली। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मैम कि डॉक्यूमेंट्स बताइए जो लाइक एक वेल सेटल्ड एरिया में होने चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन क्या क्या आपके पास होना चाहिए, लाइक प्रिस्क्रिप्शन जो मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे फिजियोस के पास नहीं होता है, एज अ गुड प्रैक्टिस में आपके पास वो सारी चीजें है, तो आप एक बार बताइए। देखो, जो डॉक्यूमेंट्स हमें क्लिनिक के लिए चाहिए होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अगर आप दिल्ली से हो या किसी और स्टेट से हो तो वहां का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे हम दिल्ली से हैं तो DCPT OT का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मेरे पास IAP का भी है। साथ साथ हमारे जो क्लिनिक का नाम है या आपका जो भी क्लिनिक का नाम होगा उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सो दैट किसी और के पास वो रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, वो नाम किसी और को ना मिल जाए। नहीं तो फिर आपको वहां से दखल कर दिया जाएगा कि आप चले जाइए। ठीक है। तो आपका जो भी नाम है, जैसे हमारा एडेनेक्शन का नाम है तो आई हैव टेकन दैट ट्रेडमार्क। ठीक है। फिर आपका जो भी जहाँ पे भी शॉप या क्लिनिक है उसकी एक डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में रजिस्ट्रेशन होता है, वो होना चाहिए। फिर जैसे आप ड्राई नीडलिंग करते हो या कपिंग करते हो, इसके लिए क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट होती है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। ये सारे लिंक्स मेंशन कर देंगे हम। ठीक है। जिससे कि इन लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। राइट। तो क्या होगा, जब आप क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऑप्ट करोगे तो उससे एक आपकी वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी होगी। ठीक है। और कल को जब कोई चेक करने के लिए आएगा तो उसको भी लगेगा कि आपके यहाँ सारी मैनेजमेंट हो रखी है। ठीक है। क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपकी निडल्स और जो आपके अगर इफ यू आर डूइंग वेट कपिंग्स तो वो सब उसमें जाते हैं। उसमें आपको अलग अलग रेड, येलो, ब्लू कलर के बैग्स मिलेंगे, उसमें आपको पुट करना होता है। एंड दैट्स इट। आपको फर्स्ट टाइम में सिर्फ 5000 देना होता है फॉर द 5 years और एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं लगते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर रनिंग द क्लिनिक। ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आप एक अच्छा क्लिनिक रन कर रहे हो। दूसरा, अगर आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, आप जो भी पेशेंट देख रहे हो उसकी केस स्टडीज मेंशन होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी रिसर्च होनी चाहिए और सारा कुछ रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए।
जो भी आप रोज ट्रीटमेंट कराते हो वो चीजें उसमें रोज रोज मेंशन होनी चाहिए, जो जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो मेंशन होना चाहिए, जो डिक्रीमेंट भी हो रही है वो भी मेंशन होना चाहिए, सो दैट वो चीजें आप रिपीट ना कर सको। मैम मैं जैसे कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि हमारे आसपास जहां मैं रहती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी किसी फिजियोथेरेपिस्ट का, बट मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके पास पेशेंट आ रहे हैं, उन्होंने बात के बोल दिया आ जाओ काउच पे ले लेते और ट्रीटमेंट दे रहे स्टार्ट कर देते। कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, तो ऐसे तो जस्ट हमारा फील्ड ही खराब हो रहा है। दैट्स वाई जब पेशेंट हमारे पास आता है और अगर हम उन्हें कंसल्टेशन के लिए कहते हैं तो दे से कि हमने एमबीबीएस वालों के साथ कंसल्टेशन करा लिया है, वी नो आवर प्रॉब्लम, आप बस ट्रीटमेंट कर दो। जस्ट इमेजिन कि उन्होंने जो कंसल्टेशन किया होगा वो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग किया होगा, राइट? लेकिन हमारी प्रैक्टिस किसके ऊपर डिपेंड है? फिजियोथेरेपी के ऊपर, फिजिकल थेरेपी पे है ना, तो जो हमारी असेसमेंट है वो भी फिजिकली होगी। सम टाइम जो एमआरआई एक्सरे में चीजें आती हैं वो एग्जैक्टली उसमें नहीं होती है, क्योंकि जो पेन होता है या तो वो रेफर्ड होता है या वो क्रॉनिक होता है, और समटाइम जो एक्यूट पेन होता है उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो डिफरेंट होता है। यू कांट डिपेंड ऑन द सेम थिंग दैट हैज बीन टोल्ड विद द एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है? खुद का असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लोगों को और पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को सबको समझना चाहिए कि एक फिजियोथेरेपी जब असेसमेंट करता है तो वो क्या करता है, आपकी होल बॉडी असेसमेंट करता है, पोस्चर असेसमेंट करता है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी मशीन्स। फ्यू पीपल से कि हमारे पास एक बहुत हम ऐसे डॉक्टर के पास गए थे जहाँ पे बहुत एडवांस पोस्चर असेसमेंट मशीन थी, वेरी गुड, यू हैव गॉन फॉर दैट, बट एक जो हम फिजिकली असेसमेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, बट आई वुड से कि कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट सब में मैटर नहीं करते हैं। आपके पास अपनी असेसमेंट टेक्निक्स होनी चाहिए, जितना आप पेशेंट देखते हो उतनी आपके पास स्किल्स इंक्रीज हो जाती है, और हर रोज असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस जिस दिन आप पेशेंट देख रहे हो उस दिन असेसमेंट होना चाहिए। पेशेंट का ट्रीटमेंट हर रोज चेंज हो सकता है आपके असेसमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर आप डीप असेसमेंट करोगे, सही, बहुत ज्यादा भी रूल आउट नहीं करना है, बहुत ज्यादा डायग्नोसिस नहीं करनी, क्योंकि आपकी ओवर डायग्नोसिस की वजह से भी पेशेंट खराब हो जाता है, ठीक है? आपने हद से ज्यादा ओवर डायग्नोज कर दिया पेशेंट, आपको ये भी हो सकता है, आपको सर्वाइकल हो सकता है। समटाइम पेशेंट के बैड स्केड्यूल की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप रात भर जाग रहे हो उसकी वजह से आपके नेक में पेन आ जाएगा, दैट डजंट मीन यू आर हैविंग अ सर्वाइकल रेडिकुलपैथी, नो, इट इज बिकॉज ऑफ योर स्लीप। गेट अ गुड स्लीप, यू विल बी ऑल राइट। समटाइम साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, तो यू हैव टू कंसल्ट विद द पेशेंट। अगर वो आपसे मना करता है कंसल्टेशन के लिए, डोंट ट्रीट दैट पर्सन, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट पेशेंट को ट्रीट करने गए, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी एंड दे विल क्लेम यू कि आपकी वजह से ये चीज हुई है। तो यू हैव टू कंसल्ट अ पेशेंट, यू हैव टू चेक, यू हैव टू डू अ गुड असेसमेंट एंड देन गो फॉर द योर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से मेरे को एक चीज और याद आई कि जब हम ये ट्रीटमेंट में आजकल की जो टेक्निक्स है, लाइक कपिंग हो गया, ड्राई निडलिंग हो गया, इन सब की तरफ ज्यादा ISTM टूल्स हो गए। सो मैम एक चीज बताइए कि ये जो वर्कशॉप्स हो रही हैं, जो आजकल वर्कशॉप्स कंडक्ट कराती जा रही हैं, सो काफी सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन है और बहुत सारे फ्रिक्वेंटली है कि किस ईयर से हम ज्वाइन करें। अब कोई सेकंड ईयर में आया है, वो भी मेरे को बोल रहा है कि मैम वर्कशॉप का मेरे को बता देना, मेरे को ज्वाइन करनी है। सो आप उस पर क्या बोलना चाहो, कब से ज्वाइन करें, लाइक करें या फिर बुक से पढ़ें, लाइक क्या चीज इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बेसिक एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स, दैट इज आई एम सेइंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ठीक है? बाकी रही वर्कशॉप्स की बात, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट को करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज दे कांट प्रैक्टिस इन रेगुलर डेज, फिर वो भूल जाएंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे। और ये जो कुछ भी है ये एक सिनर्जिस्ट है, इट इज नॉट एगोनिस्ट थिंग्स, ठीक है? सिनर्जिस्ट ओनली कैन हेल्प यू, द मेन थिंग यू हैव टू डू इज अ फिजिकल थेरेपी, फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है? ये सिर्फ सिनर्जिस्ट हैं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं बस, ठीक है? तो ये जिसको भी करना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिजियोथेरेपी और आफ्टर डूइंग देयर फोर्थ ईयर, ठीक है? एटलीस्ट कि जब वो जब पेशेंट देखने जाएंगे इंटर्नशिप वगैरह में, तब वो उनके काम आएगा। लेकिन अभी से करने का, सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से करने का कोई मतलब नहीं है, वो उनका वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो अगर कहीं सर्टिफिकेट लगाएंगे, दिखाएंगे किस ईयर में उन्हें वो सर्टिफिकेट मिला है, देयर इज नो यूज, ठीक है? अगर आपको करना है वर्कशॉप, बिल्कुल करो, अलग से एडवांस स्किल्स लो, लेकिन ऑलवेज बेस्ड ऑन योर बेसिक्स। अगर आप अपने बेसिक्स पे नहीं हो, ये एडवांस स्किल्स से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप टफ से टफ प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हो, बट यू हैव टू बी गुड एट योर बेसिक्स। राइट। मैम ये वर्कशॉप से रिलेटेड मेरे को 2-3 क्वेश्चंस और ऐसे दिमाग में आ रहे हैं, लाइक कुछ वर्कशॉप्स ऐसी होती है जो 2 घंटे पढ़ाया और 4 घंटे प्रैक्टिकल बताया और दैट्स ओवर, और कुछ होती है जो आपकी 3 दिन चलती हैं, और कुछ होती है जो लाइक महीने भर की भी होती है। सो आपके अकॉर्डिंग अगर आप सजेस्ट करना चाहो अपने जूनियर्स को, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, किस टाइप से ले, मतलब कौन सी वाली ले? देखो, इट डिपेंड अपॉन योर नॉलेज। किसी किसी को बहुत अच्छी नॉलेज ऑलरेडी है एंड दे वांट कि बस प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, यू कैन गो फॉर इट। इफ यू वांट थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और उसको
अच्छे से समझना है, डीपली समझना है, देन यू कैन गो फॉर वीक्स और मंथ वाला, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूँ ना, वर्कशॉप्स आर योर सिनर्जिस्ट, द मेन एगोनिस्ट इज योर मेन, जो बेसिक जो तुम पढ़ रहे हो अभी, जो 4 साल है तुम्हारे, अगर तुम उसे अच्छे से करोगे तो तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ये अगर इनको जाना है, ऑप्ट करना है, यू कैन ऑप्ट फॉर एनीथिंग आफ्टर फिजियोथेरेपी, यू कैन ऑप्ट फॉर एनीथिंग, बट फर्स्ट फोकस ऑन योर जो 4 ईयर में जो तुम्हें मिल रहा है, जिसमें तुमने हजारों लाखों रुपए लगाए हैं, फर्स्ट उसके लिए अच्छे से करो, अपनी राह से भटको मत, जहाँ हो उस पे अच्छे से चलो। पॉइंट है, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट है कि लाइक मैम ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत हो रही है, लाइक एक साल में मेरे को ऐसे देखने को मिल जाते हैं, जो पर्सनली मेरे को मिल रहा है कि 4-5 तो हो ही रही है, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों को रहता है कि मैम हम इसमें जाएं, हम इसे ज्वाइन करें या ना करें, तो कैसे हमें पता चलेगा लाइक ये कॉन्फ्रेंस अच्छी है या फिर हमें कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी चाहिए और कब से? देखो, कॉन्फ्रेंसेस आर गुड, वर्कशॉप्स भी गुड होती हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप दोनों आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। कॉन्फ्रेंसेस उनको लेनी चाहिए जिनको चीजें समझ में आ जाए। कॉन्फ्रेंसेस थोड़ी हाई लेवल की होती है, आर्टिकल बेस्ड, रिसर्च बेस्ड होती है, क्योंकि कई कॉन्फ्रेंसेस में ये भी सिखाया जाता है कि थेरेपी वर्क ऑन योर ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट, ठीक है। अब इसकी नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, यू विल डोंट अंडरस्टैंड। कई बच्चे सो जाते हैं कॉन्फ्रेंस में। इफ यू आर गोइंग फॉर दी ओनली सर्टिफिकेशन, कोई यूज नहीं है। कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब है कि यू आर गोइंग टू स्टडी ऑन दैट अ लॉट, ठीक है। तो अगर आप उस पर पढ़ने वाले हो, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट रिसर्च थिंग, यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। आपको तभी कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप अटेंड करने चाहिए व्हेन यू कैन वर्क ऑन इट। इफ यू डोंट वर्क ऑन इट, देन डोंट गो। आपकी मनी और हर चीज का वेस्ट है। यू विल ओनली गेन द सर्टिफिकेट, नॉट द नॉलेज। इफ यू वांट टू गेन द नॉलेज, देन डू इट फॉर इट। ग्रेट ग्रेट, नाइस मैम। कुछ चीजें और है, लाइक जैसे मैं मास्टर्स की अगर बात करूँ कि हर किसी को लाइक अब है अवेयरनेस कि हम चलो मास्टर्स कर लेते हैं। आपने बोला कि मास्टर स्पेशलाइजेशन फील्ड में होना इंपॉर्टेंट है। सो मेरा क्वेश्चन है कि लाइक न्यूरो है एमपीटी के ब्रांच में, कार्डियो है, पीडिया है, ऑन्को है, जैसे आपने बताया वुमेन हेल्थ में है, गायनी या कम्युनिटी, मैं उसमें बोलूँ कम्युनिटी हेल्थ में, तो इन सब की तरफ कोई नहीं जाना चाह रहा। बस किसी को पता चल गया कि एमएसके में है, स्पोर्ट्स में, ऑर्थो में, सो एवरीवन वांट्स टू गो फॉर इट। व्हाई डोंट इन अदर ब्रांचेस? So, उस पे क्या है आपका मतलब बोलना, एडवाइस? See, it is because of all of us. For example, there is a physiotherapist, Samanna Seth. She is a cardiologist. ठीक है? Yeah. Because of her, nowadays cardiology physiotherapy has been increases. Because of her, because she is increasing, she is doing very good practice in that area. तो it is all because of us. अगर हम एक ही फील्ड में सब कुछ करने लग जाते हैं ना, तो वो दूसरों का एरिया रोक देता है। नाइस, ठीक है। तो हमें दूसरों को बढ़ने के लिए खुद मौका देना पड़ेगा, जब भी हमारी फील्ड की बाकी स्पेशलाइजेशन आगे बढ़ेंगी, या फिर हमें दूसरी स्पेशलाइजेशन में ऐसा कुछ बन के दिखाना है कि जो हमें इंस्पायर करके उस फील्ड को ज्वाइन करें। अब समन्ना सैयद के बाद लोगों को ऐसा हुआ, हाँ हम कार्डियोपल्मोनरी में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। शी हैज डन अ गुड जॉब इन दैट, है ना। तो वो मेरी भी इंस्पिरेशन है इवन दो। अब उनको मैं इतना लेट जाने की उसके बाद से मुझे ये लगता है, होल्ड ऑन, सॉरी मैम, मैं ऑन उस पर बोल रही हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन है आप वो, लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत टाइम से आपको देखती आ रही हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, आप फाइनल ईयर में थे, सो हम लोग निकल बहुत जल्दी गए, मेरा मैम से इतना इंटरेक्शन नहीं था, बट जो मैंने मैम की जर्नी देखी है, इट्स लाइक गूज़बम्स आ गए। मैम देख सकती हैं, सीरियसली मेरी इंस्पिरेशन है। मैं सच बताऊं, मेरे को लाइक बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए मैं आज इनके पास हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी इनसे सीखो और लाइक लिटरली सीखो। वो जो बोल रही है ना, हर चीज में वजन है उनके, उस चीज पे काम करना है आपको। थैंक यू सो मच। एंड शी इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ये लोगों को, बच्चों को पढ़ा रही हैं, जिनको सही कहूँ तो जहां से नॉलेज मिलनी चाहिए वहां से नहीं मिलती है। तो शी इज डूइंग दैट ग्रेट जॉब टू मेक देम नॉलेजेबल एंड एजुकेटेड। दैट्स अ गुड थिंग। पूर्णिमा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। मैम, ये हम अपने फील्ड की जब बात कर ही रहे हैं तो फिजियोथेरेपी की, तो आपके पास भी इस टाइप के पेशेंट बहुत आए होंगे कि वन सेशन में रिलीफ चाहिए लोगों को। आपने ऐसा बहुत कुछ फेस किया है, तो आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? एग्जैक्टली। सी, फिजियोथेरेपी एक दिन में ठीक करने वाली थेरेपी नहीं है। इट्स अ थेरेपी, इट टेक्स टाइम। सम टाइम किसी किसी चीज में 2 से 3 सेशन में आराम हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि हर केसेस में हम एक दिन में इम्प्रूवमेंट दे देंगे। जो आप सालों साल की प्रॉब्लम लेके चल रहे हो, पेन लेके चल रहे हो, आप सोचो कि आपको एक दिन में आराम मिल जाए, सॉरी, इट कांट बी पॉसिबल। इट्स नॉट अ मेडिकेशन और इंजेक्शन दैट यू गॉट एंड इट गॉट रिलीफ, बिकॉज मेडिकेशन इंजेक्शन विल ट्रीट यू सुपरफिशियली और वो पेन अंदर अंदर दबा रहेगा, और जब वो दोबारा आएगा इट विल बी अ लॉट मोर देन दैट बिफोर। ठीक है। तो इस चीज पे हमें देखना चाहिए। जो फिजियोथेरेपी, इट वर्क ऑन योर रूट कॉज। ठीक है। तो फिजियोथेरेपी टेक्स टाइम, और हर केसेस में फिजियोथेरेपी रूट कॉज से ठीक नहीं करता। इट स्लो डाउन योर प्रोग्रेशन। For example, in osteoarthritis, we can't cure osteoarthritis, right? We can just slow down the progress. That's it.
ओके ओके मैम। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ इसी फील्ड से, क्लिनिक से ही रिलेटेड, मेरे को भी आगे कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछनी है, जो बच्चों ने मेरे को बोली हैं। पहले तो यही सेशन वाली चीज, दूसरी है कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनका क्या सीन रहता है कि हमने ये यूट्यूब पे देखा था, हमने यूट्यूब से सीखा था, हमने ये वाली एक्सरसाइज तो कर रखी है, कुछ नया बताओ, ये वाला इंस्ट्रूमेंट तो हमारे घर पे भी है, हम इसे लगा रहे हैं। सो ये जो चीजें हो रही है उस पर आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं? देखो, ये तो वही वाली बात होगी कि patient becoming their own doctors while seeing Google ads and YouTube. तो ये ऐसे बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स भी ये फेस करते हैं, हम भी ये फेस करते हैं, बट एक्चुअली उससे क्या प्रॉब्लम होती है, जिनको जो प्रॉब्लम होती ही नहीं है वो उस चीज की एक्सरसाइज करके फिर वो प्रॉब्लम बढ़ा लेते हैं। तो हम उनको, मेरे पास तो जो पेशेंट आते हैं वो इस चीज को समझ जाता है, बिकॉज हम उन्हें अच्छे से समझाते हैं, गाइड करते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ये प्रॉब्लम है, यू शुड वर्क ऑन दिस। तो उस चीज पे पूरा वर्क होता है, वो प्रोग्रेस होती है एंड देन इट गॉट सॉल्व इट आउट। और मैं पेशेंट को पूरा अवेयरनेस करती हूँ। मैं कहती हूँ कि यूट्यूब पे जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें आगे ना एक डिस्क्लेमर आता है, ठीक है, तो वो पढ़ के फिर आप वो वीडियोस देख के एक्सरसाइज किया करो। तो इट इज नॉट बेस्ड फॉर योर ओन प्रॉब्लम, वो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। हो सकता है आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी है, हो सकता है उससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, ठीक है। कई बार कुछ एक्सरसाइजेस से पेन कम हो जाता है, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि हो सकता है वो उसी चीज के लिए हो, ठीक है, बट नॉट फॉर एवरीवन ना। जैसे योगा सबके लिए है, लेकिन कई बार जिनको प्रॉब्लम होती है उन्हें कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए, अगर किसी को नी आर्थराइटिस है तो नी पे फोर्स नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट विद द डॉक्टर। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशंस बताएंगे, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से मॉडिफिकेशंस करनी है आपके डेली लिविंग में, डेली एक्टिविटीज में क्या चेंजेस करने हैं, ये सब हम बताएंगे। एंड देन ये हो सकता है कि जो आप प्रॉब्लम सर्जरी के लिए जा रहे हो वो एक्सरसाइज करके वो सर्जरी बच जाए। लेकिन अगर आपको हमारी बात नहीं मानोगे तो हो सकता है आप सर्जरी के लिए ही ऑप्ट करो। मैम इसमें मैंने पूछा था कि लाइक मशीन से लोग खुद ही खरीद लेते हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं वो मशीन खुद ही खरीद ले रहे हैं, तो फिर हम लोग हैं यहाँ पे फिर बोलते हैं कि ये तो हमारे पास भी आराम नहीं दिया इसने। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि इलेक्ट्रोथेरेपी इज जस्ट अ 10-20%। तो पेशेंट जब आपके पास आता है तो उनको समझाओ इट्स जस्ट वर्क एज अ पेन गेट, मतलब पेन को रिलीव करने का काम करता है, और हम खुद इसका 10 से 20% यूज करते हैं। इट्स नॉट फॉर योर रूट कॉज, रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए नहीं है। तो ये हम ही उन्हें गाइड करेंगे, हम बोलेंगे अगर आप ये मशीन ले रहे हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इससे ठीक होना चाहते हो, इसी से ठीक होगे या नहीं होगे। आगे जो भी इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे, यू विल बी द मेन प्रॉब्लम फॉर दैट, यू विल बी द मेन प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। उसी तरीके से पेशेंट सर्जरी के टूल्स भी ले सकते हैं घर पे, खुद ही कर ले, खुद ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिसका काम है उसी को अच्छे से आता होगा, राइट। अगर आप खुद की सर्जरी करोगे देयर विल बी सो मेनी साइड इफेक्ट्स, उसी तरीके से खुद का ट्रीटमेंट करोगे देयर विल बी सो मेनी साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट जिसका काम है उसी को करने दो, दैट विल बी गुड। एग्जैक्टली। एक चीज और आप लोगों के लिए मैं ये चीज पूछ रही हूँ, एक चीज और, बहुत सारे लोग मैम ओवरऑल इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मेरे तो आसपास, घर के आसपास ऐसे केसेस हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में लाइक लंबे टाइम तक जब उन्हें जरूरत है, लाइक नी रिप्लेसमेंट का केस हो गया आपका, या फिर ये शाफ्ट का, फीमर के शाफ्ट का कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का केस हो गया, ACL टीयर का केस हो गया, इन सारे केसेस में ना लाइक लोगों को लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी नहीं चाहिए, जबकि उसी से रिलीफ मिलेगा। फिर बाद में कहते हैं हमारे ऑपरेशन की वजह से घुटनों में दर्द, हम सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो आप उस पर क्या बोलना चाहोगे? सी क्या होता है ना, आफ्टर सर्जरी ताकि कॉम्प्लिकेशंस रोके जाएं, क्योंकि आफ्टर सर्जरी देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशन जिनको रोका जाए, वो जो सर्जरी हुई है वो लॉन्ग टर्म तक चल पाए, उन सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आप आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी ऑप्ट करते हो तो उससे आपके क्या क्या फायदे होंगे, एक तो आपकी एडियल एक्टिविटी जल्दी आ जाएगी, दूसरा योर सर्जरी विल लास्ट लॉन्ग टाइम, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो एग्रावेट नहीं होगी, आप अपने सारे काम अपने अकॉर्डिंग कर पाओगे और आपकी रेंज ऑफ मोशन जल्दी इंक्रीज होगी। हो सकता है जो आपके कॉम्प्लिकेशंस होने हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैंने नी रिप्लेसमेंट कराया था, अब मेरा फिर से खराब हो गया, मुझे दोबारा कराना पड़ेगा, तो वो इसी वजह से होता है, बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो इसीलिए यू हैव टू गो फॉर सर्जरी, सॉरी यू हैव टू गो फॉर फिजियोथेरेपी। स्पेशली अगर आपको लगता है कि रेगुलर फिजियोथेरेपी जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में इतना जरूरी नहीं होता रेगुलर जाना, यू कैन गो फॉर
ट्वाइस अ वीक, उसके बाद आप धीरे 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 कैसे जा सकते हो कि जितना आप ठीक होते जाओ, फिर आप एक्सरसाइज पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि आपकी एक्सरसाइजेस जैसे जैसे आपकी इंप्रूवमेंट होती है उसी तरीके से आपकी एक्सरसाइजेस भी चेंज होती है। आपकी ग्राफ्टिंग कैसे हुई है, कौन सा आपका फाइबर टीयर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो इसी वजह से फिजियोथेरेपी इज नेसेसरी। और अगर कोई स्पोर्ट्स फील्ड का है तो आई वुड रिकमेंड कि उनको तो अच्छे से अपना रिहैब लेना चाहिए, बिकॉज रिहैबिलिटेशन इन फिजियोथेरेपी इज द मस्ट। उससे आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है सिर्फ ये जरूरी नहीं कि नी में ही कॉम्प्लिकेशन है, कहीं और कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं आपकी बॉडी में, आपकी स्पाइन में, कहीं पे भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लिम्प करके चलोगे या उस पर प्रेशर नहीं दोगे, क्योंकि पेन की वजह से, एक मेरे पास पेशेंट था, वो 3 साल पहले उसका एंकल फ्रैक्चर हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट वो उस पैर पे प्रेशर ही नहीं देता था और दूसरे पैर पे प्रेशर देता था, जिसकी वजह से उसकी जो पेल्विस थी उसमें भी डिसफंक्शन हुआ और फिर धीरे धीरे उसकी स्पाइन में डिसफंक्शन हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब वो 3 साल बाद बैठ भी नहीं पाता है। फॉर जस्ट 5 मिनट्स वो बैठता है, उसे पेन आ जाता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, बिकॉज वो एक पैर पे जोर दे रहा है, तो अब दूसरे पैर के साथ साथ उसमें भी पेन आने लग गया है। तो इसीलिए फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। right, अब नाउ उसे आखिर आना फिजियोथेरेपी पे ही पड़ा है, हैज टू डन फॉर द फिजियोथेरेपी। एग्जैक्टली। सो मैम लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँ, कुछ एडवाइस लाइक जो अभी 12th में है, 12th स्टैंडर्ड में है, या जो 12th पास आउट हो गए, उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस। छोटी सी एडवाइस तो यही है, देखो कोई भी प्रोफेशन को, किसी भी चीज में स्कोप की अगर बात करोगे तो इतना बड़ा है ना अपना इंडिया, कि किसी भी चीज का स्कोप कम नहीं है और किसी भी चीज का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। डोंट गेट स्ट्रेस ओवर इट कि एमबीबीएस नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी, फिजियोथेरेपी में मेरे क्लिनिक नहीं अच्छा खुला, या मेरे को जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, पैसा अच्छा नहीं मिल रहा तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप ठीक हो, आप ठीक हो तो सब ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ कि आपका किस में इंटरेस्ट है। जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ द डॉक्टर नेम, फॉर द सेक ऑफ एवरीथिंग, डोंट गो फॉर इट। If you are interested in that field, if you are interested to doing for something else, go for it। क्योंकि मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने देखा है आफ्टर फिजियोथेरेपी, they have chosen something else and they are very good at it। ठीक है, तो एमबीबीएस करके भी लोग मॉडल्स बने हैं भाई, और फिजियोथेरेपी करके भी लोग कुछ और एमबीए प्रोफेशन में गए। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। लाइफ इतनी नहीं है सिर्फ एमबीबीएस तक या फिजियोथेरेपी या इन सब, डॉक्टर में या इंजीनियर में, लॉयर में, यही 3 नहीं है यार, जिंदगी में बहुत कुछ है। गो फॉर इट। और अगर जो फिजियोथेरेपी ऑप्ट करने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि प्लीज वो गलतियां मत दोहराना जो पहले दोहरा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले सास बन चुकी है और जो अभी बहू आई है, फिर वो बहू दोबारा वो सास वाली हरकत ना करे। प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स, ठीक है। अब तुम अच्छा काम करो, तुम अच्छी रिसर्च करो। अभी जो जनरेशन जो मैं जिनका इंटरव्यू ले रही हूँ, सच कहूँ तो उनको थियोरेटिकल नॉलेज बहुत कम है। प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ, अच्छा काम करो, अच्छे थेरेपिस्ट बनो, वरना जहां हम हैं ना और डूब जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट, वैसे तो अब काफी ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। देयर आर वेरी गुड डॉक्टर्स, गुड फिजियोथेरेपिस्ट आई हैव सीन। तो आई बिलीव कि हो सकता है ये प्रोफेशन अच्छा जाए। अवेयरनेस बढ़ाना ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स में भी, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन को जितने हल्के में लोगे ना, उससे ज्यादा हल्के में आपके आने वाले या फिर आपके पास पेशेंट आने वाले आपको हल्के में लेंगे। तो खुद को हल्के में मत लो, अपने प्रोफेशन को हल्के में मत लो। दैट्स द थिंग। मैम, वन एडवाइस फॉर बीपीटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लाइक उन्हें कैसे अपने ऊपर काम करना चाहिए टू बिकम अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट? As you are like one of the good physiotherapists here in New Delhi, you have your own clinic, you are leading it. So what's your advice for like becoming physiotherapist? फर्स्ट एडवाइस, अपनी बेसिक अच्छी रखना। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। बेसिक्स अच्छे इसलिए होने चाहिए क्योंकि आपकी पूरी चीज आपके बेसिक्स पे होती है कि आपके मसल फाइबर्स कहाँ से जा रहे हैं, उसका एक्शन क्या है। अगर आपका ये अच्छा है ना, फिर आगे आपकी बायोमैकेनिक्स अच्छी हो पाएगी, आपकी ऑर्थोपेडिक अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो अपने बेसिक्स पे वर्क करो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है बच्चे तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते। दे शुड टेक सम स्ट्रेस और उस पर वर्क करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ो, पूर्णिमा से क्लासेस लो। अरे मैम, ठीक है, बस यही है, इम्पोर्टेंट यही है कि क्लासेस अच्छे से लो। कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, दैट डजंट मैटर। यू हैव योर बुक्स विद योरसेल्फ यार, यूट्यूब है तुम्हारे पास, डॉक्टर पूर्णिमा है तुम्हारे पास, डू दैट थिंग। बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनोगे, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
Exactly. अभी हमारे जो जूनियर्स हैं रिसेंटली इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपने जो सीखा है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे जो हॉस्पिटल में है, इंटर्नशिप के नाम पे जाते हैं, मेरे को कुछ पता है, लाइक आई विल नॉट रिवील दोज नेम, जाके बैठ जाएंगे, पेशेंट सामने है, वो आराम से जाके बैठे रहते हैं, ऐसा काफी बच्चे करते हैं। तो उनको क्या बोलोगे इंटर्नशिप के टाइम पे? देखो, ये बच्चे नहीं, ये बच्चे ना सीखते हैं, कहीं से सीखा है, कहीं से देखा है, जब भी कर रहे हैं, और कोई ऊपर गाइडेंस नहीं है, जब भी तो ये हो रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो सीनियर्स हैं उन्हीं की वजह से हो रही है। और जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो ये जान लें कि ये चीजें फिर हमेशा ऐसी चलती रहेंगी, फिर यही चीज चलती रहेगी, फिर तुम रोते रहोगे कि हमारी सैलरी नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है, हमें डॉक्टर नहीं बोला जाता है। तो ये सारी गलतियां तुम्हारी ही होंगी, जो तुम कर रहे हो वही मिलेगा। तो फोकस कि तुम क्या कर रहे हो और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो जो तुम कर रहे हो उसका जो रिजल्ट आएगा, और ये याद रखना तुम्हें अपने आसपास वालों को टोकना है, क्योंकि जो वो करेंगे उसका रिजल्ट सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा, हम सबको मिलेगा। फोकस ऑन दैट थिंग। रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं, और रिजल्ट्स आपके डिपेंड होते हैं आपके प्रेजेंट पे। आप प्रेजेंट में जो दे रहे हो वही आपका फ्यूचर बनेगा। मैम, इंटर्नशिप के बाद भी लास्ट है, फिर हम इसको सम अप भी करेंगे। ये आप लोगों के लिए मैं पूछ रही हूँ बिकॉज काफी बच्चों ने मेरे से ऐसा पूछा है कि इंडिया में स्कोप नहीं है तो अब्रॉड चले जा रहे हैं, एमपीटी करने के लिए अब्रॉड चले जा रहे हैं, इंडिया में कोई अच्छा कॉलेज नहीं बचा है, ऐसा काफी लोग हैं, आप लोग के ऐसा डाउट्स रहते हैं, तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे मैम? अब्रॉड जाना, फ्रेंकली स्पीकिंग ये सच है, ये सच है। मैंने कहा ना, हमारे सीनियर्स की वजह से, हमारे प्रोफेसर्स की वजह से, उन्हीं की वजह से ये है, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दैट। जहां पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑब्वियसली यू विल गो फॉर इट ना। तो ये सही है, एंड ये तभी खत्म होगा जब अपनी एक काउंसिल आएगी, अपने जो सीनियर्स हैं वो सीरियस होंगे इन चीजों को लेके, तभी एक ये चीजें ना मेंटेन होगी। एक मैनेजमेंट नहीं है, और वो मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन ये चीजें हो जाएंगी उस दिन चीजें ठीक हो जाएंगी। ऑब्वियसली जहां पे आपको दिखेगा यहाँ पे आपके लिए करियर अच्छा बन रहा है, आप वहीं जाओगे। सो मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। बहुत मजा आया मेरे को आपसे बात करके। आई होप तुम सब लोगों को भी मजा आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो सो दैट फिजियोथेरेपी के बारे में जो मिथ है, माल प्रैक्टिस चल रही है, वो बंद हो सके।